एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। सो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आवर टुडेस टॉपिक इज oogenesis। आज हम oogenesis के बारे में इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। ओके, चलिए लेट्स स्टडी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है oogenesis। ओके, चलिए oogenesis के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज oogenesis? क्वेश्चन है व्हाट इज oogenesis? oogenesis क्या है? oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, जो प्रोसेस होती है ओवम बनने की, ठीक है, ओवम क्या है? फीमेल गैमीट है। क्या है वो? फीमेल गैमीट है। यानी फीमेल गैमीट जो ओवम होता है उसके बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ओके, चलिए क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो जो oogenesis होती है वो कहाँ होती है? oogenesis फीमेल की ओवरी जो होती है उसमें ये प्रोसेस चलती है, उसमें ये प्रोसेस होती है। वहीं पर क्या होते हैं, जो फीमेल गैमेट होते हैं ओवम वहीं पर बनते हैं। ठीक है, जो ओवरी होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, ठीक है, फीमेल में। और वहीं पे क्या होता है, फीमेल गैमेट बनता है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं? गैमीट और सेक्स हार्मोन्स को बनाते हैं। हमने इस चीज़ को फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। चलिए, तो समझ में आ गया आपको? जो ओवम के बनने की प्रोसेस है, यानी फीमेल गैमेट के बनने की प्रोसेस, उसको हम कह रहे हैं oogenesis। oogenesis कहाँ होती है? ओवरी में होती है। चलिए, और ये oogenesis कब स्टार्ट होती है? जो फीमेल में oogenesis कब स्टार्ट होती है? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। जो oogenesis होती है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो फीमेल फीटस है जब मदर के वूम्ब में यानी यूट्रस में डेवलप हो रही होती है, ठीक है, डेवलपिंग कंडीशन में होती है, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है मदर के गर्भाशय में यानी यूट्रस में, जब वो डेवलप हो रही होती है तभी ये oogenesis स्टार्ट हो जाती है। कब स्टार्ट होती है? जब वो मदर के वूम्ब में डेवलप हो रही होती है तभी इस oogenesis जो होती है ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो oogenesis स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, मतलब बर्थ के पहले एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। oogenesis starts before birth in embryonic condition when female embryo is developing inside mother's womb। क्लियर? तो समझ में आ गया आपको oogenesis कब स्टार्ट होती है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही स्टार्ट हो जाती है, जब जो फीमेल फीटस है वो मदर के वूम्ब में क्या हो रही है? डेवलप हो रही होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके स्टेप्स की बात करते हैं कि oogenesis कैसे होती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, पहले इसके स्टेप्स की बात करते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज पढ़ते हैं कि oogenesis कैसे होती है। चलिए, तो होता क्या है कि जब हम एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है, जब हम एम्ब्रियो होते हैं तो होता क्या है, हमारे अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? हमारे अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं यॉर्क सैक। सभी एम्ब्रियो के अंदर बनता है। ठीक है, चाहे वो मेल बेबी हो, फीमेल बेबी हो, ठीक है, मतलब फीटस हो, तो उसके अंदर, सबके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, उसे हम बोलते हैं यॉर्क सैक। क्या बोलते हैं उसे? यॉर्क सैक बोलते हैं। हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी तब भी हमने यॉर्क सैक की बात की थी। क्लियर? तो यॉर्क सैक बनता है हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है। इस यॉर्क सैक में क्या होता है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या करते हैं, इस यॉर्क सैक से माइग्रेट करके कहाँ आ जाते हैं? ओवरी में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? ओवरी में आ जाते हैं। कहाँ से माइग्रेट करके? यॉर्क सैक से माइग्रेट करके ओवरी में आ जाते हैं। क्या आते हैं? क्या आते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आ जाते हैं। तो सब फिर से सुनो, आप फिर से सुनो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं यॉर्क सैक। उस यॉर्क सैक में होते हैं हमारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। क्या होते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में की ही बात हो रही है अभी, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या करते हैं, इस यॉर्क सैक से माइग्रेट करके कहाँ आते हैं? ओवरी में आ जाते हैं। जो फीटस है ना वो डेवलप कर रही है, उसके ओवरी में आ जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो लिखा है यहाँ पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट फ्रॉम यॉर्क सैक इनटू ओवरी इन फीमेल बिफोर बर्थ। ठीक है, बिफोर बर्थ की बात हो रही है। अभी सारी जो बातें हो रही है वो बिफोर बर्थ की बातें चलेंगी। ठीक है, जहाँ पर बर्थ के बाद की बात आएगी वहां पर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सारा चीज हम क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। चलिए, तो बिफोर बर्थ क्या हो रहा है, यॉर्क सैक से
जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स है वो माइग्रेट करके कहाँ जा रही हैं, ओवरी में जा रही हैं। एक बार ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या होता है, ओवरी में चली जाती हैं, फिर क्या होता है इनका, ये कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, oogoनियम सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। किसमें कन्वर्ट होती हैं, oogoनियम सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक बार प्राइमोडियल जर्म सेल्स यॉर्क सैक से माइग्रेट करके कहाँ जाती है, ओवरी में जाती हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, oogoनियम सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो लिखा है इनसाइड ओवरी प्राइमोडियल जर्म सेल्स कन्वर्ट इन oogoनियम सेल एंड नाउ oogenesis स्टार्ट। ठीक है, oogoनियम सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। oogoनियम्स कैसी सेल्स होती हैं, वो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। ठीक है, डिप्लॉइड होती हैं यानी उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 होता है। ठीक है, चलिए, तो जो oogoनियम सेल्स हैं कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। अब ये क्या होगा, अब आगे देखते हैं कि ओवरी में ये oogoनियम सेल्स जो हैं बन गई हैं। ठीक है, oogoनियम सेल्स बन गई हैं। अब ये oogoनियम सेल्स आ गई हैं ओवरी में, बन गई हैं। इसके बाद क्या होता है कि oogenesis स्टार्ट हो जाता है, यानी जो फीमेल गैमीट बनने की प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया इतना। यॉर्क सैक से प्राइमोडियल जर्म सेल्स माइग्रेट करके कहाँ पर आए, ओवरी में आए। ओवरी में ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स किस में कन्वर्ट हो गए, oogoनियम सेल में कन्वर्ट हो गए। oogoनियम सेल में कन्वर्ट हो गए, oogoनियम सेल में कन्वर्ट हो गए, फिर उसके बाद क्या होती है, oogenesis स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद oogenesis शुरू हो जाएगी। तो जो oogoनियम सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं, यानी उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 होता है। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं कि oogenesis जो स्टार्ट हुई है उसके आगे की प्रोसेस को देखते हैं क्या होता है अब आगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, जस्ट एक बार फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं। तो जो हमारी यॉर्क सैक थी, यॉर्क सैक, ठीक है, उसमें क्या थी, हमारी प्राइमोडियल जर्म सेल यानी पीजीसीज थी। ये क्या करती हैं, माइग्रेट करके कहाँ जाती हैं, माइग्रेट करके कहाँ जाती हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स माइग्रेट करके कहाँ जाती हैं, ओवरी में चली जाती हैं। जो डेवलपिंग फीटस है उसके ओवरी में चली जाएंगी, फिर ओवरी से, ओवरी में क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट होंगी, ओवरी में ये कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, oogoनियम सेल में, oogoनियम सेल्स में। ठीक है, oogoनियम सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने कवर कर ली। oogoनियम सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद oogenesis स्टार्ट होती है। अब आगे देखते हैं इसके बाद। अब oogenesis स्टार्ट कैसे होती है, जो oogoनियम सेल्स हैं क्या करती हैं, अब माइटोसिस करना शुरू करती हैं। इस स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, यानी स्टेज ऑफ सेल डिवीजन भी बोल सकते हो। प्रोलिफरेशन मतलब सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन नाम से समझ में आ रहा है, इसमें क्या होगी, सेल्स डिवाइड करेंगी। ठीक है, इसमें क्या करेंगी, सेल्स डिवाइड करेंगी। ठीक है, डिवाइड करना शुरू हो। तो जो oogoनियम ओवरी में बन गई है, ठीक है, अब वो क्या करेगी, डिवाइड करना शुरू होगी, यानी वो क्या करेगी, माइटोसिस करना शुरू होगी। तो उसको बोलेंगे हम स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन यानी सेल डिवीजन। तो oogoनियम सेल डिवाइड करेगी माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, माइटोसिस होगा इनमें, और माइटोसिस के थ्रू ये क्या करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगी, अपना नंबर बढ़ाएंगी। ठीक है, बहुत बार ये इसमें डिवीजन होगा माइटोसिस। एज अ रिजल्ट ईच ओवरी हैज नियरली 2 मिलियन oogoनियम सेल। तो इसका रिजल्ट के तौर पे मुझे हमें मतलब सॉरी हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि जो oogoनियम सेल्स है उनका नंबर कितना हो जाता है, 2 मिलियन हो जाता है। मतलब इतना डिवीजन होता है इनमें कि इनका जो नंबर होता है वो 2 मिलियन हो जाता है। ठीक है, एक ओवरी की बात हो रही है, एक ओवरी में जो नंबर होगा वो 2 मिलियन हो जाएगा, और जो दूसरी ओवरी होगी उसमें भी नंबर 2 मिलियन हो जाएगा, यानी दोनों ओवरीज का नंबर जब हम मिला देंगे तो टोटल 4 मिलियन oogoनियम सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, 2 मिलियन एक लेफ्ट ओवरी में, 2 मिलियन राइट ओवरी में। क्लियर हो गया, चलिए, तो स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि जो oogoनियम सेल्स हैं सब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हो रहा है अभी। ठीक है, तो oogoनियम सेल्स क्या करती हैं, माइटोसिस करती हैं और अपने नंबर को बढ़ाती हैं। इतना डिवीजन करती हैं कि इनका नंबर कितना हो जाता है, 2 मिलियन हो जाता है। मतलब एक ओवरी में 2 मिलियन, दूसरी ओवरी में भी 2 मिलियन। ठीक है, तो 2-2 मिलियन हो जाता है, यानी टोटल 4 मिलियन oogoनियम सेल्स बन जाती हैं। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे डिवाइड करती है। देखो मान लो ये oogoनियम सेल है, ठीक है, इनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। जो माइटोसिस होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है। इक्वेशनल यानी जो पेरेंट सेल होगी उससे 2 डॉटर सेल्स बनती हैं,
और पेरेंट सेल में डिप्लॉयड होती है, तो जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो भी डिप्लॉयड ही बनती हैं, ठीक है। उनमें भी क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, पेरेंट सेल के जितना ही होता है, ठीक है। चलिए, तो माइटोसिस ये डिवीजन होती है। तो जो oogoनियम सेल है, देखो इसमें माइटोसिस हुई, इससे बनी 2 सेल्स, ये 2 सेल बनी। अब ये 2 सेल्स फिर से क्या करेंगी, माइटोसिस करेंगी, जो 2 सेल्स बनी है, इस सेल से भी क्या बनेगा, 2 सेल्स बन जाएंगी, इस सेल से भी 2 सेल्स बन जाएंगी। तो फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे बताया गया है कि इस तरीके से माइटोसिस होगी और oogoनियम सेल अपने नंबर को बढ़ाएंगी। oogoनियम सेल क्या करेंगी, अपने नंबर को बढ़ाएंगी। इसी तरीके से ये माइटोसिस डिवीजन चलती जाएगी एक के बाद एक, ठीक है। सेल्स बनती जाएंगी, डिवीजन होता जाएगा, सेल्स बनती जाएंगी, डिवीजन होता जाएगा, ठीक है। तो जब 2 मिलियन के करीब नंबर पहुंच जाएगा तो oogoनियम सेल्स का, ठीक है, तो ये डिवीजन क्या होती है, बंद हो जाती है। चलिए, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो oogoनियम सेल्स बनी है ना, ये जो oogoनियम सेल्स बनी हुई हैं, अब ये क्या करती हैं, स्टार्ट होती है कन्वर्ट किसमें, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होना स्टार्ट करती हैं। किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट करती हैं, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। ये जो oogoनियम डिवाइड करके 2-2 मिलियन बनी है ना ओवरी में, ये क्या करती हैं, ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होना स्टार्ट करती है, ठीक है। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं इस oogoनियम सेल में कि ये किसमें कन्वर्ट होने लगती है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होने लगती है, ठीक है। तो मान लो क्या होता है कि जैसे oogoनियम सेल प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, स्टेज ऑफ ग्रोथ आती है, ग्रोथ की स्टेज आती है, ठीक है। स्टेज ऑफ ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte है वो ओवरी से नरिशमेंट लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, और खा पी करके क्या होता है, साइज में ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये साइज में देखो ग्रो कर गया, मतलब इसकी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, क्या हो गई, इसकी ग्रोथ हो गई, ठीक है। चलिए, तो प्राइमरी oocyte क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए, अब प्राइमरी oocyte जब बड़ा हो गया, इनका क्या होगा आगे, अब ये जाएंगे स्टेज ऑफ मैचुरेशन में। मतलब सिक्स्थ स्टेप देखते हैं कि जो स्टेज ऑफ मैचुरेशन है उसमें क्या होता है, स्टेज ऑफ मैचुरेशन या स्टेज ऑफ मियोसिस में हम इसको कह सकते हैं। तो होता क्या स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी oocyte साइज में ग्रो करी है, अब ये किस में एंटर करेगी, इसमें ये एंटर करेगी मियोसिस फर्स्ट में। ऑफ ग्रोथ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी। स्टेज ऑफ ग्रोथ में क्या होता है कि प्राइमरी oocyte जो है वो ग्रो करता है, यानी अपने साइज को बढ़ाता है, नरिशमेंट लेता है ओवरी से और साइज में बड़ा हो जाता है, ठीक है, साइज में ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये है प्राइमरी oocyte ग्रो किया हुआ। अब ये जो ग्रो किया हुआ प्राइमरी oocyte है, अब इसके साथ क्या होता है, अब ये जाता है स्टेज ऑफ मैचुरेशन या स्टेज ऑफ मियोसिस में। तो सिक्स्थ स्टेप क्या है, स्टेज ऑफ मैचुरेशन या स्टेज ऑफ मियोसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte साइज में ग्रो किया हुआ था, ये किस में एंटर करता है, ये मियोसिस 1 में एंटर करता है। कौन से डिवीजन में एंटर करता है, मियोसिस में, यानी मियोसिस 1 में एंटर करेगा। और जैसे ही ये मियोसिस 1 में एंटर करता है, तो इसके साथ क्या होता है, ये बेचारा किस में अरेस्ट हो जाता है, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो मियो अरेस्ट हो जाती है, ये अरेस्ट हो जाती है किसमें, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। जो मियोसिस 1 होती है बच्चों, उसमें भी स्टेजेस होती हैं, जैसे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और जो प्रोफेज 1 होती है उसमें भी 5 स्टेज होती है, ठीक है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ठीक है, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, कई सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो उसमें से जो डिप्लोटीन स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की मियोसिस 1 में, उसमें क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है, डिवीजन यहीं पर रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। इट गेट्स अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस 1। क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो ये सब कब हो रहा है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये चीजें हुई हैं। किसमें हुई है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इतनी चीजें क्या हो गई हैं, हो गई हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो प्राइमरी oocyte था वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गया, डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो चुका है, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। तो मियोसिस 1 में इसने एंटर किया था और बेचारा ये डिप्लोटीन स्टेज में फंस गया, अरेस्ट हो गया वहीं पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि फीमेल चाइल्ड का बर्थ होगा, मतलब अब जो होगा फीमेल फीटस हो, जो होगी, जो फीमेल फीटस होगी वो चाइल्ड में कन्वर्ट होगी मदर के वूम में। फिर क्या होगा, उसका मतलब जन्म होगा, ठीक है, उसका बर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो जब उसका बर्थ हो जाएगा,
फिर उसके बाद क्या होगा, वो फिर बड़ी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, आगे बड़ी होगी, ठीक है, एज गेन करेगी, बड़ी होगी और वो अपने प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, ठीक है। तो द फीमेल चाइल्ड इज बोर्न आफ्टर 9 मंथ ऑफ जेस्टेशन। जो फीमेल चाइल्ड है, जेस्टेशन पीरियड उसका पूरा मतलब हो जाएगा, जेस्टेशन पीरियड यानी 9 महीने का जो पूरा डेवलपिंग पीरियड है वो पूरा हो जाएगा और उस जो बेबी है उसका बर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब जेस्टेशन पीरियड का मतलब आप समझते हो, जेस्टेशन पीरियड मतलब कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट बनने से लेकर के पूरा चाइल्ड बनने तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम क्या, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम बताते रहे कि जो जाइगोट बनता है ना, जाइगोट बनने से लेकर के पूरा चाइल्ड फॉर्म होने तक जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर जेस्टेशन पीरियड, जो जाइगोट बनने से लेकर के, जाइगोट से लेकर के चाइल्ड बनने तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं, वो पूरा जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, और 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। 9 मंथ्स का होता है, 9 मंथ में पूरा जो डेवलपमेंट होता है बेबी का वो होता है, ठीक है। जाइगोट से वो पूरा चाइल्ड में बन जाता है, मदर के यूट्रस में पूरा उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा, जो फीमेल चाइल्ड है उसका जन्म हो जाएगा, ठीक है। वो फीमेल जो चाइल्ड है उसका मान लो जन्म हो गया, ठीक है। उसके जन्म होने के बाद क्या होगा, वो अपने एज को गेन करेगी, बड़ी होगी, ठीक है, बड़ी होगी और वो अपने प्यूबर्टी पे पहुंच जाएगी। एज द फीमेल रीचेस प्यूबर्टी, जब वो अपने प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, वही 10 से 11 जो साल वाली उम्र होती है वही होगी प्यूबर्टी, ठीक है। उसमें क्या करेगी, वो प्यूबर्टी अटेन कर लेगी, वो अपनी प्यूबर्टी पे पहुंच जाएगी। अब जैसे ही वो प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, जैसे ही वो प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, उस फीमेल की बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, कुछ हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाएंगे। क्लियर? क्या होगा, प्यूबर्टी पे कुछ हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाएंगे फीमेल की बॉडी में। क्या होता है, जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचेगी तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी, तो होता क्या है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होगा, यानी जो हाइपोथैलेमस होगा वहां से क्या निकलेगा, GnRH निकलेगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सिक्रिएट करेगा, हाइपोथैलेमस सिक्रिएट करेगा GnRH, ठीक है। क्या सिक्रिएट करेगा, GnRH सिक्रिएट करता है। GnRH यानी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। अब ये जो GnRH है किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और उसको स्टिमुलेट कर देगा। GnRH एक्ट करेगा किस पे, एक्ट कर देगा और किसको स्टिमुलेट करेगा, इसको स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और उसको स्टिमुलेट कर देगा। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेंगी, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेंगी FSH एंड LH। क्या रिलीज करेंगी, FSH रिलीज करेंगी और LH रिलीज करेंगी। तो जो प्यूबर्टी होगी जब फीमेल की, तो उसमें जो FSH का लेवल है वो बढ़ जाएगा और LH का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कौन से बदलाव हो रहे हैं, हार्मोनल कौन से चेंजेस आ रहे हैं, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज कर रहा है, GnRH रिलीज कर रहा है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन निकाल रहा है, सिक्रेट कर रहा है। और ये GnRH किस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, क्या निकालती है, FSH निकालती है और LH निकालती है, ठीक है, प्यूबर्टी में। तो FSH का लेवल जो है प्यूबर्टी में बढ़ जाता है और LH का लेवल भी बढ़ जाता है। अब ये जो FSH का लेवल बढ़ा हुआ है इसकी वजह से क्या होता है, FSH के इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि जो मियोसिस 1 रुकी हुई थी, मियोसिस 1 रुकी हुई थी ना एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जो डिप्लोटीन स्टेज में, वो क्या होती है, वो इस प्यूबर्टी में आते ही, इस प्यूबर्टी में जो FSH का लेवल बढ़ता है जब, तो ये मियोसिस 1 क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। समझ में आया आपको, ये मियोसिस 1 कब कंप्लीट होगी, प्यूबर्टी में जब FSH का लेवल बढ़ता है फीमेल बॉडी में, तब ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, जो रुकी हुई थी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1। क्लियर? अभी हमने आपको बताया था कि जो डिप्लोटीन स्टेज में मियोसिस रुक जाती है ऑफ प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। तो वो जो मियोसिस रुकी हुई थी वो किस में कंप्लीट हो जाती है, आपकी प्यूबर्टी में कंप्लीट हो जाती है, जब FSH का लेवल फीमेल की बॉडी में बढ़ता है, ठीक है।
एट प्यूबर्टी लेवल ऑफ एफएसएच इंक्रीजेस, तो मियोसिस 1 क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो मियोसिस होती है ना, वो कैसे डिवीजन होती है, वो अनइक्वल डिवीजन होती है। कैसे डिवीजन होती है, अनइक्वल डिवीजन होती है। अब मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगी तो आपको दो सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो बन जाएगा एक सेकेंडरी oocyte, क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, ठीक है। मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी तो जो प्राइमरी oocyte जो डिप्लोइडिन स्टेज में रुका हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी oocyte बनेगा उससे, और एक बनेगी क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है। जो फर्स्ट पोलर बॉडी होगी उसमें केवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है। बेचारे के पास केवल न्यूक्लियस होगा और ये छोटी सी सेल होती है, ठीक है, छोटी सी बॉडी होती है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो ये बनती है। जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, ये बड़ी सेल बनेगी, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। तो जो मियोसिस होती है वो अनइक्वल डिवीजन होती है। अनइक्वल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आप खुद ही देख रहे हो कि एक बड़ी सेल बनी है और एक छोटी सी सेल बनी है, और इस फर्स्ट पोलर बॉडी के पास, बेचारी के पास कुछ भी नहीं है, केवल न्यूक्लियस न्यूक्लियस। और जो सेकेंडरी oocyte है वो बड़ी सेल है, इसके पास साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है। जो प्राइमरी oocyte था उसका सारा साइटोप्लाज्म किसके पास आ जाता है, सेकेंडरी oocyte के पास चला आता है, ठीक है। तो और इस फर्स्ट पोलर बॉडी के पास केवल न्यूक्लियस ही रहता है, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte में न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, बड़ी सी सेल है। तो क्या है, एक तरीके से अनइक्वल डिवीजन ही तो है, अनइक्वली जो है सेल्स डिवाइड किए हैं, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं अनइक्वल डिवीजन है ये। तो समझ में आया आपको, ये मियोसिस 1 कब कंप्लीट हुई है, ये कंप्लीट हुई है आपके प्यूबर्टी में एफएसएच के इन्फ्लुएंस में। जब एफएसएच का लेवल बढ़ा है फीमेल बॉडी में, तब ये मियोसिस 1 जो रुकी हुई थी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो जाके कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। मियोसिस 1 इज अ अनइक्वल डिवीजन, लिख दिया मैंने। सेकेंडरी oocyte रिसीव्स ऑल साइटोप्लाज्म फ्रॉम प्राइमरी oocyte व्हाइल फर्स्ट पोलर बॉडी हैज ओनली न्यूक्लियस विथ नो साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए, तो ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है, ये छोटी सी बॉडी बनती है और इसका हमें कुछ भी पता नहीं होता कि आगे जाकर के क्या करती है, इसका हमें फ्यूचर पता नहीं होता है, ठीक है, कि आगे जाकर के क्या करेगी, ठीक है। तो इसके बारे में एनसीईआरटी भी कुछ नहीं बोलती, तो हम भी यहाँ पर कुछ इसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte बनी है ना, ये क्या करती है, ये मानती नहीं है, ये क्या करती है, मानती नहीं है, ये कहती है मैं फिर से मियोसिस में एंटर करूंगी। क्या कहती है, कहती है मैं फिर से मियोसिस में एंटर करूंगी। तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, फिर से मियोसिस 2 में एंटर कर जाती है। कब हो रहा है, ये प्यूबर्टी पे हो रहा है सब, ठीक है। कब हो रहा है, प्यूबर्टी पे हो रहा है। तो सेकेंडरी oocyte जो बना हुआ है मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद, ये सेकेंडरी oocyte किस में एंटर कर जाती है, मियोसिस 2 में एंटर कर जाती है। इसमें कौन से डिवीजन में, मियोसिस 2 में एंटर कर गई, ठीक है। जब कोई सेल मियोसिस में एंटर करती है, मतलब मियोसिस डिवीजन करती है, तो उसमें 2 स्टेजेस होते हैं। मियोसिस 1 भी इसको कंप्लीट करनी होती है और मियोसिस 2 भी कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो मियोसिस में 2 स्टेजेस कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। जब हम मियोसिस और माइटोसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आपको अच्छे से बताएंगे, अगर आपको नहीं आता है, अगर आता है तो अच्छी बात है। चलिए, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो किस में एंटर कर गई, मियोसिस सेकेंड में एंटर कर गई। अब क्या होगा, ये बेचारी फिर से फंस जाती है। इसके साथ क्या होता है, ये फिर से अरेस्ट हो जाती है किसमें, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में, ठीक है। मियोसिस 2 के कौन से स्टेज में, मेटाफेज 2 में जाकर के फिर से ये अरेस्ट हो जाती है, फिर से इसका काम तमाम हो जाता है ना। तो ये खुशी खुशी क्या करती है, मियोसिस 2 में एंटर करती है, ठीक है। और क्या होता है इसका, मेटाफेज 2 में जाकर के फिर से अरेस्ट हो जाती है, फिर से इसकी डिवीजन रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इट अगेन गेट्स अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो गई है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में, ठीक है। अब ओवरी कहती है कि अब मैं तुमको नहीं रखूंगी, अब तुम ओवरी से बाहर निकलो। ओवरी कहती है कि अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब तुम ओवरी से बाहर निकलो, अब यहाँ से जाओ, ठीक है। तो ओवरी क्या करती है, इसको रिलीज कर देती है। ओवरी क्या करती है, इसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। ये मान लो क्या हुआ, ये ओवरी से बाहर आ गया, ठीक है। ये क्या है आपका, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। क्या है ये, सेकेंडरी oocyte है। जब ये ओवरी से बाहर आता है
जब ओवरी सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती है, मतलब बाहर निकालती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, जब ओवरी सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालती है, इसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब क्या होता है? ये सेकेंडरी oocyte ओवरी के बाहर आ गया। अब ये क्या करता है? ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है और आगे बढ़ता है। ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर किया और आगे बढ़ने लगता है। ये फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ रहा है बेचारा, ये आगे जा रहा है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और ये रुका हुआ है, इसकी जो डिवीजन है किसमें रुकी हुई है? मेटाफेज 2 में रुकी हुई है और प्रोफेज मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस सेकेंड में रुकी हुई है। ठीक है, चलिए, तो ये आगे बढ़ता है। अब क्या होता है? अगर ये स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाता है, क्या होता है कि अगर ये बेचारा क्या करता है? स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाता है, अगर इसका जो है स्पर्म से मिलना हो जाता है, तो क्या होता है? इसकी जो डिवीजन है, इसकी जो मियोसिस रुकी हुई है वो कंप्लीट हो जाती है। जिसकी मियोसिस 2 रुकी हुई है मेटाफेज 2 में, वो क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है। तो देखो, सेकेंडरी oocyte enters fallopian tube if it comes in contact with sperm, meiosis second complete। तो ये क्या करता है? अपनी meiosis 2 को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, जैसे ही स्पर्म क्या करता है? इस सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आता है, सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आएगा स्पर्म। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में, तो ये सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में स्पर्म आया, तो इसकी meiosis 2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और क्या बनता है? क्या बनता है? एक जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो बनेगी, और एक क्या बनेगा? ओवम बनेगा। ठीक है, क्या फॉर्म हो जाता है? ओवम बन जाता है और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी हमने देखी थी मियोसिस 1 जब कंप्लीट हुई थी तब बनी थी, और मियोसिस 2 जब कंप्लीट होती है तो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, और ओवम बनता है। ठीक है, अब ये ओवम बन गया, तो सेकेंडरी oocyte स्पर्म के कांटेक्ट में आया और मियोसिस 2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो स्पर्म है ये रुकता नहीं है, ये क्या करता है? इस ओवम की वॉल को क्या करता है? तोड़ता है, ब्रेक करता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? उसमें स्पर्म लाइसेंस वगैरह होते हैं ना उसके हेड में, तो क्या करता है? ये ओवम की वॉल को ब्रेक करके ओवम के अंदर एंटर कर जाता है। तो ओवम के अंदर जब एंटर करता है ये स्पर्म, तो ये क्या करता है? फिर ओवम को फर्टिलाइज करेगा, उससे क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको? तो सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगी? जब स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में, उससे क्या बनेगा? ओवम बनता है। उससे क्या बनता है? ओवम बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। जो सेकेंड पोलर बॉडी है उसका हमें फ्यूचर नहीं पता होता है, वो क्या करेगी? एनसीईआरटी भी कुछ नहीं लिखती, तो हम भी यहाँ कुछ नहीं बोलते। चलिए, तो जो ओवम है उसमें क्या करता है? स्पर्म एंटर कर जाता है, जो ओवम की वॉल को ब्रेक करके स्पर्म एंटर कर जाता है, और इस ओवम में क्या होता है? जब स्पर्म एंटर कर जाता है तो स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करता है, मतलब स्पर्म का जो न्यूक्लियस है और ओवम का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ओवम भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होगा, और स्पर्म भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। एन नंबर होता है इसमें। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया आपको? एक चीज और, कि अगर मान लेते हैं, अगर क्या होगा कि जब ओवरी से ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है, और मान लो इसका जो कांटेक्ट है वो स्पर्म के साथ नहीं होगा। ठीक है, जब स्पर्म के साथ इसका कांटेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और क्या होगा? एक दिन तक ऐसे ही जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, फिर उसके बाद डीजनरेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब प्यूबर्टी होती है फीमेल की, ठीक है, उस टाइम पे जो मैरिज वगैरह तो हुई नहीं रहती, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स का कोई वो नहीं रहता है। ठीक है, जब शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है फीमेल की, तब क्या बोलते हैं, जो स्पर्म है उससे इस जो है सेकेंडरी oocyte का मीटिंग होती है, और फिर उसके बाद जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये वाला केस है, आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आपके? एक बार क्या करते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, oogenesis के स्टेप से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो oogenesis के बारे में स्टेप्स की बात करते हैं। तो क्या होता है, हमारे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं यॉर्क सैक। उस यॉर्क सैक में होते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स। ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स माइग्रेट कर जाते हैं, इसमें ओवरी में माइग्रेट कर जाते हैं,
और इस ओवरी में माइग्रेट करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, oogonia सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। oogonia सेल्स में जब ये कन्वर्ट होते हैं, इनका ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब ये डिप्लॉयड है, ठीक है, oogonia सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। oogonia सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, ये स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन में जाते हैं, यानी सेल डिवीजन में जाते हैं। तो यहाँ वो अपना नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है, इनमें माइटोसिस डिवीजन होती है और ये अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो जो ओवरी होती है, एक ओवरी में इनका नंबर 2 मिलियन हो जाता है, 2 मिलियन हो जाएगा, दूसरी ओवरी में भी 2 मिलियन हो जाएगा, यानी दोनों ओवरीज को जब हम मिला दें तो 4 मिलियन इनका नंबर हो जाता है। अब ये oogonia जो सेल्स हैं इनका नंबर बढ़ गया। अब ये क्या करते हैं कि प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होना शुरू करते हैं। इसमें नाउ oogonia सेल्स स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी oocyte है वो भी कैसे सेल है, डिप्लॉयड सेल है, अभी डिप्लॉयड ही है। ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte क्या करती है, स्टेज ऑफ ग्रोथ में जाती है। ठीक है, स्टेज ऑफ ग्रोथ यानी जो प्राइमरी oocyte है वो ओवरी से नरिशमेंट लेती है और क्या करती है, खा पी करके अपना जो साइज है वो ग्रो कर लेती है, साइज में ग्रो कर जाती है। ठीक है, साइज में ग्रो कर जाती है। ठीक है, चलिए, और ये कैसी डिप्लॉयड है। ठीक है, ये जो प्राइमरी oocyte साइज में ग्रो की हुई होती है, अब ये क्या करती है, स्टेज ऑफ मैचुरेशन में जाती है, यानी स्टेज ऑफ मियोसिस में जाती है। ठीक है, तो ये जो खा पी करके प्राइमरी oocyte जो साइज में बड़ी हुई थी, ये क्या करती है, अब एंटर करती है किसमें, मियोसिस 1 में एंटर करती है। कौन से मतलब इसमें मियोसिस 1 में एंटर करेगी। ठीक है, मियोसिस 1 में एंटर करती है और ये अरेस्ट हो जाती है किसमें, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 में जो प्रोफेस 1 का जो डिप्लोटीन स्टेज है उसमें ये रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है इसकी डिवीजन। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हो रहा है। ये सारा जो हमने अभी तक देखा, अभी अभी जो हमने देखा वो सारा कहाँ हो रहा है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, ये सारी जो घटनाएं हैं वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में चल रही हैं। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये सारी चीजें हो गई। डिप्लोटीन स्टेज में जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस 1 में। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद क्या होता है, जो फीमेल चाइल्ड है उसका बर्थ होता है, फिर वो बड़ी होती है, एज गेन करती है, फिर वो अपने प्यूबर्टी पे पहुंचती है। तो जो फीमेल है वो प्यूबर्टी पे पहुंचती है, वही 10-11 साल वाली हूँ। ठीक है, तो जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचती है फीमेल, तो क्या होता है, उसकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं। क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो सिक्रेट करता है जीएनआरएच प्यूबर्टी पे। ठीक है, एट प्यूबर्टी लिख देते हैं हम यहाँ पर, एट प्यूबर्टी क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो सिक्रेट करता है जीएनआरएच। ठीक है, जीएनआरएच हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है इस पे एंटीरियर पिट्यूटरी पे और उसको स्टिमुलेट कर देता है एंटीरियर पिट्यूटरी के क्या निकालने के लिए, एफएसएच और एलएच। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, एफएसएच निकलता है और एलएच निकलता है। ठीक है, तो एफएसएच का लेवल जो है प्यूबर्टी पे बढ़ जाता है। अब जब इस एफएसएच का लेवल प्यूबर्टी में बढ़ जाता है तो क्या होता है, इसकी वजह से जो मियोसिस 1 रुकी हुई थी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जो डिप्लोटीन स्टेज में रुकी थी ना, वो क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। वो क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और इसमें 2 सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 सेल्स बनते हैं, एक तो बनता है आपका सेकेंडरी oocyte और एक बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी में क्या होता है, केवल न्यूक्लियस होता है, छोटी सी बॉडी होती है और ये क्या करती है। ठीक है, क्या करती है ये, इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये क्या करती है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखती तो हम भी इसकी बात नहीं करेंगे। तो सेकेंडरी oocyte जो है वो कैसा होता है, ये बड़ी सेल होती है और इसमें न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, जो सारा साइटोप्लाज्म होता है प्राइमरी oocyte का वो सारा सेकेंडरी oocyte को मिल जाता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो मियोसिस है वो अनइक्वल डिवीजन होती है। ठीक है, इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, एक छोटी सेल बनी है, एक बड़ी सेल बनी है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। चलिए, तो अब क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है, कब कंप्लीट हुई है, ये प्यूबर्टी पे कंप्लीट हुई है, किसके इन्फ्लुएंस में, एफएसएच का लेवल बढ़ने के वजह से। ठीक है, तो जो सेकेंडरी oocyte है, अब प्यूबर्टी में क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte रुकेगा नहीं, ये एंटर कर जाएगा किसमें, मियोसिस सेकेंड में, मियोसिस 2 में एंटर कर जाता है। फिर से ये बेचारा क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। जो मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 स्टेज है उसमें ये बेचारा फिर से अरेस्ट हो जाता है। ठीक है,
तो अरेस्ट होने के बाद क्या होता है कि ओवरी कहती है कि अब मैं तुमको नहीं रखूंगी, अब तुम यहाँ से फुट लो, अब यहाँ से बाहर निकलो, ठीक है। इस बेचारे को ओवरी से बाहर निकाल देती है। इस बेचारे को ओवरी से बाहर निकाल देती है। जैसे ही ये ओवरी से बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। जब सेकेंडरी ओसाइट ओवरी से बाहर निकलता है, जब ओवरी इसको बाहर करती है, तो इसको कहते हैं हम ओव्यूलेशन, ठीक है। इसी को कहते हैं हम ओव्यूलेशन। फिर ये क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है, आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर ये स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, तो स्पर्म के कांटेक्ट में आता है, तो इसकी मियोसिस 2 जो रुकी हुई थी, मियोसिस 2 जो रुकी हुई थी मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में वो कंप्लीट हो जाती है। क्या होती है, तो इसकी मियोसिस 2 क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte है वो कैसी सेल है, आपकी हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, हैप्लॉइड सेल होगी, क्योंकि मियोसिस में एंटर की थी ना, तो हैप्लॉइड सेल ही बनती है मियोसिस में। तो मियोसिस 2 कैसी है, मियोसिस 2 जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या बनेगा, ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। तो ओवम जब बन जाएगा, तो इसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो इस ओवम की वॉल को ब्रेक करते हैं और स्पर्म इसके अंदर, ओवम के अंदर एंटर कर जाता है और दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बन जाता है और सेकेंड पोलर बॉडी क्या होती है, डीजनरेट कर जाती है। जो भी करती है हमें इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। चलिए, तो सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में जो अरेस्टेड होता है, इसके साथ ये चीज़ें हुई है, ये सारा हमने कर लिया है। और अगर क्या होता है, अगर सेकेंडरी oocyte मतलब ओवरी से रिलीज हुआ है, ठीक है, ओवल्यूशन हो गया और ये फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में चला गया, अगर ये स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आता है, नहीं आएगा, तो क्या होगा, इसका जो मियोसिस 2 है रुका हुआ था, वो कंप्लीट नहीं होता है। तो और ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में 1 दिन तक रहता है, पड़ा रहता है, फिर उसके बाद डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने oogenesis जो है कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।